Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 9. So let's start. इसके अंदर अपन बात करेंगे ब्लेंडिंग की, यानी कि जब टैबलेट बन रही है और उसके अंदर जो अपने को कंसंट्रेशन रखनी थी उसके अंदर अपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रख लिया है और कौन कौन सी बातों का अपने को ध्यान रखना अब बाकी है। तो अगर मैं बात कहूँ आपको कि भाई अपन ने मटेरियल हैंडलिंग देख ली, फिर अपन ने मटेरियल हैंडलिंग के बाद उसको ब्लेंड भी कर दिया, मिक्स भी कर दिया, उसके बाद अपन ने उससे ग्रेन्यूल्स भी बना दिए, ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद अपन ने उसका साइज रिडक्शन भी कर दिया। साइज रिडक्शन करने के बाद आपने अब क्या करना है अपने को, साइज रिडक्शन के बाद अब उसको करना है अपने को ब्लेंड यानी कि एक तरीके से मिक्स, क्योंकि अब आपने साइज रिड्यूस कर लिया, आपने सिस्टम को ड्राई कर दिया। अब ड्राई करने के बाद आप दूसरे तरीके के भी एक्सीपेंट इसके अंदर ऐड करोगे। एक्सीपेंट जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो ऑब्वियस है उसको बाद में आपको वापस मिक्स करना पड़ेगा, फिर वो लास्ट में है जो कि कंप्रेशन के लिए रेडी होगा। सो द ब्लेंडिंग इक्विपमेंट ऑफ्टन डिफरेंट फ्रॉम दैट यूजिंग इन लेबोरेटरी। और ऑब्वियस से अगर मैं बात करूं कि भाई स्मॉल स्केल की यानी कि लैब स्केल की, तो लैब स्केल में तो क्या था, अपन हाथ से या फिर स्पैचुला से ही मूव कर लेते थे उन चीज़ों को, क्योंकि बड़ी बड़ी क्वांटिटी नहीं थी तो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की भी जरूरत नहीं थी। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब लार्ज स्केल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है लार्ज स्केल के अंदर अपने को लार्ज इक्विपमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी फॉर मिक्सिंग, फॉर ब्लेंडिंग या फिर किसी भी चीज़ों की प्रोसेसिंग के लिए। सो इन द any blending operation, both segregation and mixing occur simultaneously, are a function of particle size, shape, hardness, density and of the dynamics of the mixing action। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ब्लेंडिंग कर रहे हो, ब्लेंडिंग यानी कि आप दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को है जो कि मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो मिक्स करने के टाइम पे क्या होगा, जैसे कि एक पर्टिकुलर एक्सीपिएंट है, सपोज रेड कलर का है, तो उसका सेग्रीगेशन इन पर्टिकुलर पार्टिकल्स का आपस में से अलग अलग होना, और दूसरा मिक्सिंग इन्हीं पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स होना, दोनों साथ साथ चलेंगे। अब वो किस स्पीड से हो, किस तरीके से हो, ये डिपेंड करता है कि सारे के सारे एक्सीपिएंट हैं उनका पार्टिकल साइज क्या है, उसका पार्टिकल शेप क्या है, उनकी हार्डनेस क्या है और उनकी डेंसिटी क्या है, साथ ही साथ जो डायनेमिक ऑफ मिक्सिंग है वो किस तरीके से इनकी प्रोसेसिंग में रहती है। अगर आप देखें तो भाई सबसे पहले अगर अपन सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि पहले सारे के सारे पार्टिकल अपने आप एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, फिर मिक्सिंग के टाइम पे हर एक पार्टिकल एक दूसरे के साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात करते हैं पार्टिकल अब्रेशन इज मोर लाइकली टू अकर व्हेन हाई शेयर मिक्सचर्स विद स्पाइरल स्क्रू और ब्लेड आर यूज। अब भाई अगर आप ब्लेंड कर रहे हो तो ब्लेंड करने के टाइम पे आप कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, उसका भी महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप हाई शेयर टाइप ऑफ मिक्सचर यूज कर रहे हो, हाई शेयर यानी कि सपोज बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो वो मिक्सिंग तो हो ही रही है, बट मिक्सिंग होने के साथ अब्रेशन भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, जिससे में भी पॉसिबल है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने नेचुरल साइज से थोड़े से छोटे साइज के हो जाएं या जो फाइन्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट हो जाए। So when a low dose active ingredient is to be blended, it may be sandwiched between two portions of directly compressible excipient to avoid loss to the surface of the blender। अब यानी कि अगर सपोज कि आप एक्सीपेंट यूज़ क्या कर रहे हो, आपकी क्वांटिटीज़ क्या हैं किसी भी चीज़ की, वो भी डिपेंड करती है कि आपकी जो ब्लेंडिंग है वो कैसी हो रही है। सपोज आपका जो एपीआई है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है, तो आपने 100 केजी मटेरियल के अंदर केवल और केवल 500 ग्राम ऑफ एक्सीपेंट ही आपको रिक्वायर्ड था। तो अब क्या हुआ, देखा जाए तो 99 केजी आपके सारे के सारे एक्सीपेंट हैं, तो आपकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की इतनी कम क्वांटिटी थी, उसके कारण क्या होगा कि जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जब भी आपके किसी भी मटेरियल एक्सीपेंट के साथ ब्लेंड किया जाएगा तो आपका अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट तो अंदर की तरफ रह जाएगा और ऊपर और नीचे जो आपके एक्सीपेंट की जो परत है वो रह जाएगी। यानी कि एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि सपोज आपका एक्सीपेंट डायरेक्टली कंप्रेसिबल है, जैसे आप इसको प्रेस करोगे एक तरीके से कंप्रेस होकर टैबलेट का कन्वर्ट में हो जाता है। तो जब आपका एपीआई एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत ही कम क्वांटिटी में है तो ऊपर और नीचे दोनों ही जो लेयर्स होंगी वो आपकी एक्सीपिएंट की होगी। दूसरा, अगर आपके शीयर्स या मिक्सचर्स बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी वाले हैं तो पार्टिकल का साइज रिडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। प्लस आपका जो एपीआई है वो बहुत कम क्वांटिटी में है या फिर आपके एक्सीपेंट बहुत लार्जर क्वांटिटी में है, तो क्या होगा, ऑब्वियस है वो उसकी सरफेस एरिया पे है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक होने की कोशिश भी करेगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो अपना जो ब्लेंडिंग का काम है उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी आपकी ड्रग है वो इवनली है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है कि जो भी आपका लास्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट है या जो भी ग्रेन्यूल है उसके अंदर आप अगर प्रोपोर्शन या फिर रेशो देखो तो वो रेशो आपके जो डिजायर रेशो है उससे एकदम इक्वल होना चाहिए, यानी कि उतना ही उसमें एपीआई मिलना चाहिए
और उतने ही उसमें एक्सीपेंट मिलने चाहिए। जैसे सपोज कोई भी टैबलेट है जिसमें 500 मिलीग्राम ऑफ एपीआई है, उसका वजन अगर अपन चेक करें तो 650 मिलीग्राम टैबलेट का निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसका इवोल्यूशन करोगे, उसका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी निकालोगे, तो 500 मिलीग्राम तो आपको उसके अंदर एपीआई ही मिलेगा। 160 है जो रेदर जो दूसरे एक्सीपेंट हैं जो आपने उसकी बल्क बनाने के लिए या कुछ दूसरी चीज़ों की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए ऐड किए थे, वो हैं। अगर अपन यहाँ पे बेसिकली मैकेनिज्म देखें तो पार्टिकल और दोनों को जब आप ऐड करोगे, ब्लेंड करोगे, तो हर एक पार्टिकल पे दूसरा पार्टिकल उसकी सरफेस पे इस तरीके से एब्जॉर्ब या इस तरीके से स्टिक हो जाना चाहिए कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो ईच पार्टिकल हैव अ कॉमन रेशियो विच वी डिजायर। फिर बात करते हैं इन स्केल ऑफ ब्लेंडिंग फॉलोइंग पैरामीटर शुड बी कंसीडर्ड, यानी कि जब आप ब्लेंड कर रहे हो, यानी कि जब मिक्सिंग हो रही है, तो आपको कौन कौन से पैरामीटर की बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर अपन वापस गौर से देखें तो भाई स्मॉल स्केल पे यानी कि जो लैब स्केल पे था वो क्या था, वहां पे तो इक्विपमेंट वाली बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम है, तो सारा का सारा काम है जो स्पैचुला से ही हो रहा था, स्पैचुला से या फिर हैंड से। बट अगर अपन बात करें कि अपन लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपने को इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब इक्विपमेंट्स में भी जो मिक्सिंग की बात है, तो भाई अपन क्या चाहते हैं कि जो अपनी ड्रग है वो यूनिफॉर्म रहे, यानी कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर रहे। तो उसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने भी होंगे। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है ब्लेंडर्स लोड। ब्लेंडर लोड की अगर मैं बात करूं तो कि आपका जो ब्लेंडर है वो उसके अंदर जो आपका क्वांटिटी है वो कितनी फिल होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लेंडर है जिसके अंदर आपका मटेरियल जा रहा है जो कि ब्लेंड होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्लेंडर्स लोड है, यानी कि जो ब्लेंडर्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है, वो किस साइज के होने चाहिए, उसके अंदर आपको जो मटेरियल है वो कितना फिल करना है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अपने इनको कंप्लीट है जो कि फिल नहीं करते। कंप्लीट फिल करने का रीज़न क्या है कि भाई ऑब्वियस अगर इसके अंदर स्पेस नहीं होगी तो जब ये रोटेट होंगे, जब ये मिक्सिंग की प्रोसेसिंग में होंगे, तब इनको स्पेस अवेलेबल नहीं होगी, और अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो मिक्सिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए बेसिकली रीज़न ये रहता है कि आप जब भी कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो और जितना भी क्वांटिटी डाल रहे हो वो उस इक्विपमेंट के हिसाब से थर्ड फोर्थ होनी चाहिए। जैसे कि सपोज ये इक्विपमेंट है 10 kg ऑफ मटेरियल अपने अंदर फिल कर सकता है, तो अपने को इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7.5 kg मटेरियल ही फिल करना है, जिसके कारण क्या होगा, उसमें स्पेस अवेलेबल रहेगी और वो ब्लेंडिंग है वो प्रॉपर हो पाएगी। फिर है ब्लेंडर साइज। ब्लेंडर साइज और ब्लेंडर लोड दोनों एक ही चीज़ है लगभग लगभग, कि भाई आपने साइज क्या लिया और आपकी क्वांटिटी क्या है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटीज उतना ही साइज लेंगे, नहीं कि बहुत ही कम क्वांटिटी है या फुल आपका ब्लेंडर फिल हो चुका है। फिर है मिक्सिंग स्पीड। मिक्सिंग स्पीड की अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने आपको पहले बताई है मिक्सिंग के अंदर कि आप की स्पीड कैसी है। अगर जैसे ये सपोज कि इस तरीके से आपका जो ब्लेंडर है वो मिक्स कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड है तो वो केवल सरफेस पे ही होता रहेगा, और बहुत कम स्पीड है तो वो केवल इधर की तरफ ही एंटेंगल रहेगा। बट अगर प्रॉपर है तो वो इम्पेंचमेंट भी होगा और मिक्सिंग भी होगी। तो इस तरीके से अपने को स्पीड को मेंटेन करना है, ऑप्टिमाइज करना है कि आपकी जो मिक्सिंग है वो भी सिस्टम की कंटिन्यू होती रहे, ना तो ज़्यादा होगी तो वो केवल सरफेस पे घूमता ही रहेगा, और कम होगी तो वो केवल बॉटम के अंदर ही रहेगा। बट अगर ऑप्टिमाइज होगी तो इस तरीके से आपका इंग्रेडिएंट ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वापस नीचे की तरफ स्टिक होगा, तो इससे जो प्रॉपर मिक्सिंग है, प्रॉपर ब्लेंडिंग है, वो भी हो पाएगी। फिर है मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम यहाँ पे कि आपका रोटेशन पर मिनट के हिसाब से, जैसे कि 2 मिनट के अंदर सपोज कि 100 रोटेशन होते हैं, और 100 रोटेशन के हिसाब से जो आपका ये इंग्रेडिएंट है सारे के सारे प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। अगर इसे कम करोगे तो ऑब्वियस है वो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, और इसे ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियस है वो आपका एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो कितने समय के अंदर आपका जो सिस्टम है, आपके सारे के सारे एक्सीपेंट है वो प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएंगे, उन चीज़ों को भी है जो ऑप्टिमाइज किया जाता है इन द पायलट प्लांट। Then a bulk density of the raw material must be considered in selecting blender and determining optimum blender load। साथ ही साथ आपका जो प्रोडक्ट है उसकी बल्क डेंसिटी कितनी है, प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये भी चूज की जाती है कि आपको इक्विपमेंट कौन सा लेना है, कितना पावरफुल लेना है, किस तरीके से आपको उनको मिक्स करना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, अगेन पार्टिकल साइज क्या है, शेप क्या है, डेंसिटीज क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप कंसीडर करोगे, उसके हिसाब से आपको जो परफेक्ट इक्विपमेंट है ब्लेंडिंग के लिए वो चीज़ यूज़ की जाती है। फिर बात करते हैं कंट्रोल फैक्टर ऑफ ब्लेंडिंग। अगेन वही बात है कि भाई स्केल अप अपन किसे कर सकते हैं, और कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स भी स्केल अप वाले ही होंगे कि भाई ब्लेंडर में लोड कितना होना चाहिए, मिक्सिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, मिक्सिंग टाइप क्या होना चाहिए, या फिर डिज़ाइन क्या होनी चाहिए। डिज़ाइन का मतलब ये हो गया कि आप पर्टिकुलर कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, आप लिनियर टू शेयर मिक्सचर यूज़ कर रहे हो, स्लैंट यूज़ कर रहे हो, या फिर कौन शेप टाइप ऑफ यूज़ कर रहे हो, इस हिसाब से। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए, ताकि अपन जो प्रॉपर ब्लेंडिंग है उसको भी डिसाइड कर सकें।
अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रोडक्ट विथ फ्रेजाइल पार्टिकल और एग्लोमरेट इज मोर रेडिली अब्रेडेड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल्स हैं, जैसे आपने ग्रेन्यूल बना लिया, ग्रेन्यूल बनाने के बाद आपने साइज रिडक्शन कर दिया, बट स्टिल दे आर पार्टिकल्स और स्टिल दे आर ग्रेन्यूल्स इन नेचर। बट अगर उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो फ्रेजाइल इन नेचर है, फ्रेजाइल यानी कि बिखरना या आसानी से टूटना, अगर उसकी ये प्रॉपर्टी है तो जैसे ही आप उसको मिक्स करोगे, जैसे आप ब्लेंड करोगे तो क्या होगा, उसकी है जो कि पपड़ियाँ आसानी से उतर जाएंगी। और जब मिक्सिंग हो रही है तो ऑब्वियसली अब्रेशन भी हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, बड़े पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएंगे और आपके पास जो फाइन्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे। और अगर ये अवेलेबल हुए तो जब आप फ्लो करा रहे हो पार्टिकल को, जब आप टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। सो दिस फाइन्स में मिक्स अप improperly and cause flow problems and fill weight and content uniformity problems। ऑब्वियस है अगर इस तरीके के फाइन ज़्यादा बन जाते हैं एक पर्टिकुलर रेशो से तो फ्लो प्रॉब्लम तो आएगी। फ्लो प्रॉब्लम यानी कि जो होपर है, जो कि ऑब्वियस से अपने ग्रेन्यूल्स इसलिए बनाए थे ताकि इसके अंदर से स्फेरिकल ग्रेन्यूल्स आसानी से निकल जाएं और जो ऑपरेशन है, जो फ्रिक्शन है, वो कम से कम हो, स्टिकीनेस कम से कम हो, वो ज़्यादा होगी। साथ ही साथ यहाँ से अगर क्वांटिटी है जो एकदम प्रॉपर्ली फ्लो के साथ नहीं आ पाएगी तो नीचे जो आपकी टेबल वायल है जिसके अंदर टैबलेट फिल हो रही है उसके अंदर वेट वेरिएशन आएगा, और अगर वेट वेरिएशन आएगा तो ड्रग कंटेंट के अंदर वेरिएशन आएगा ही। यानी कि कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग किस तरीके से हो कि आपकी जो स्पीड है मोटर की इतनी भी नहीं हो कि जो पार्टिकल्स हैं आपने डिजायर पार्टिकल साइज ऑप्टिमाइज किया है आफ्टर साइज रिडक्शन, उनके भी बहुत छोटे छोटे फाइन्स क्रिएट हो जाएं। कि जो मिक्सिंग है उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि वहाँ पे साइज रिडक्शन भी होता है। अब उसको अपने को साइज रिडक्शन को अपने को प्रिवेंट करना है, क्यों, क्योंकि उससे पहले के स्टेप में अपने डिजायर पार्टिकल साइज ले लिए हैं। अब पार्टिकल्स abrasion is more likely to occur when high shear mixtures with spiral screw और blade are used। यानी कि अगर आपको पार्टिकल अब्रेशन को बचाना है तो सिंपल तरीका ये है कि आप हाई शेयर मिक्सचर्स या फिर स्पाइरल स्क्रू या फिर ब्लेड है, इस तरीके के जो मिक्सर हैं वो कम से कम यूज़ करें। क्यों, क्योंकि इनमें शेयर बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, एंड ऑब्वियस है इनकी कटिंग वाली ऑटोमेटिक इनमें एक मैकेनिज्म रहती है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके फाइन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर आपके पार्टिकल, आपके ड्रग की प्रॉपर्टी ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल इन नेचर हैं, तो इस तरीके की इक्विपमेंट वी हैव टू अवॉइड। Then, however, even tumble blender used for prolonged mixing time can result in an excessive particle breakdown as the free falling particle impinging on each other and on the blender walls। साथ ही साथ अगर आप इस तरीके के टम्बल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर रहे हो, टम्बलिंग यानी कि इस तरीके से ऑसिलेटिंग मूवमेंट जो दे रहा है, उसके अंदर भी अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आपने मटेरियल को डालते हो तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे से वो फ्रिक्शन करेगा और वो पार्टिकल ब्रेक डाउन होंगे, ब्रेक होंगे तो ऑब्वियस छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में वो टूट जाएंगे। अगेन जो फ्लो प्रॉब्लम है वो आएगी, ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी। Then variation that may occur in the bulk density of the raw material must be considered in selecting a blender and in determining optimum blender load। यानी कि बेसिकली आपके पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बल्क डेंसिटी क्या है, वजन कितना है, उसके हिसाब से आपको ब्लेंडर चूज करना है। साथ ही साथ ब्लेंडर के अंदर कितना लोड फिल करना है, कितनी क्वांटिटी फिल करनी है एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट में, ये भी डिटरमाइन किया जाता है। There is an economic incentive to maximize a batch size, but the maximum batch size to be blended should be conservatively chosen so as to allow latitude for the normal variation in granulation density। साथ ही साथ आप कितना है जो कि वजन यूज कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हो, ये चीजें भी इसके अंदर देखी जाती है ताकि जो डेंसिटी है ग्रेनुलेशन की उसको भी मेंटेन किया जा सके। क्योंकि ऑब्वियस है आप ज़्यादा ब्लेंड करोगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो चीज़ें नीचे की तरफ ही रहेगी, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो क्वांटिटी आप एक ब्लेंडर में कितनी यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The failure to do so eventually results in a low density granulation that often fills the blender and in a loss of blending efficiency। साथ ही साथ अगर ये चीज़ें अपने पॉसिबल नहीं होती है तो जो ग्रेनुलेशन है वो लो डेंसिटी का रहता है और जो ब्लेंडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल है छोटे छोटे ब्रेकडाउन में रहेंगे, कुछ की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ ही बैठा रह जाएगा और जो फ्लफी पार्टिकल्स हैं जो अपग्रेड हो चुके हैं वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे। Excessive granulation volume have been documented as being responsible for poor content uniformity, poor lubrication of the granulation and improper color distribution। Again, अगर प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं हुई है एंड एक्सेसिव ग्रेनुलेशन हो चुका है तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल बहुत छोटे हैं और कुछ पार्टिकल बहुत बड़े हैं। तब जब ये कंप्रेस होंगे तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो लाइट इन कलर लगेंगे और जो बड़े पार्टिकल है वो डार्क इन कलर लगेंगे, तो जिसके कारण जो कलर डिस्पर्शन है वो भी इम्प्रॉपर आएगा और कहीं ना कहीं अपने को जो मोटलिंग इफेक्ट है टैबलेट के अंदर वो भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कलर यूनिफॉर्मिटी के अंदर
कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के अंदर भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहीं में ज़्यादा फिल होगा, कहीं में कम फिल होगा। ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो किसी के अंदर एपीआई ज़्यादा हो सकता है और किसी के अंदर है जो कम हो सकता है। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.